बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं वसीम मलिक साहब भी। वसीम मलिक साहब की तरफ जाने से पहले आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो बेंच था उसे डी लिस्ट कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जो मौजूद नहीं है, बेंच की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन उसके पीछे कहानी शुरू होती है तरमीमी ऑर्डीनेंस के आने के बाद, और तरमीमी ऑर्डीनेंस के आने के बाद कोई भी ऐसा बेंच आज तक हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब दोनों शामिल हुए हों। एक तो ये आज की अहम तरीन अपडेट है। दूसरा, आज एक और दरख्वास्त दायर की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो रिव्यू केस है, उसे बल्ले का रिव्यू केस उर्फ़ आम में कहा जाता है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है उसमें भी नज़र सानी दायर कर रखी थी, जबकि उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था कल के लिए, यानी जुमे के दिन। लेकिन आज एक नई दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर होती है और कहा जाता है कि जो एडवोकेट हामिद ख़ान साहब है, उनकी कोई मसरूफ़ियत है फैमिली के अंदर, तो वो पेश नहीं हो सकते अदालत में, इसलिए समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। अब इतनी अदम एतमाद करने के बाद, इतनी दरख्वास्तें देने के बाद, इमरान ख़ान की तरफ से दो दरख्वास्तें इस वक्त भी जो जजेस की कमेटी है 3 रुकनी, उसके अंदर मौजूद हैं। और पहले तो वो ली नहीं जा रही थी, फिर उन्होंने पोस्ट की कि अदम एतमाद है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थी उस 3 रुकनी बेंच में जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला सुनाते हुए बल्ला छीन लिया था। अब ये दो बड़ी अहम तरीन अपडेट्स है। और तीसरी अपडेट है कि जो आइनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान ने बनाया है, उसके अंदर वो चीज़ें तो मौजूद ही नहीं हैं जिस पर हुकूमत खेलना चाहती थी, जिस पर हुकूमत ये फ़ायदा उठाना चाहती थी, या फिर हमारे मुल्क में मौजूद ताकतवर हलके जिसे वसीम मलिक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से उर्फ़ आम में बुलाते हैं, वो ये चाहती है कि इस वक्त वो आइनी तरमीम हो जाए और आइनी तरमीम होने के बाद फिर इस निज़ाम को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा उनके निज़ाम को, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी तो ज़ाहिर है वो मज़ीद मुश्किल होने के उसमें इम्कानात इस तरह से नज़र आते हैं कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ आइन साजी उसमें आपने एक लंबी चौड़ी तमीज़ बांध दी है बड़ी माजरत के साथ। आम लोगों में ना हमारे कुछ ख़ास सहाफ़ी दोस्त भी शामिल कर दें, उनकी भी ज़िंदगी मुश्किल होने जा रही है। वो कुछ लोग तो वैसे भी अब यतीमी की तरफ गामज़न है। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों की अदालती यतीमी होगी और कुछ लोगों की वहाँ से यतीमी होगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की फ़िलहाल तो मुझे जो समझ आता है स्ट्रेटजी यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जो बल्ले का रिव्यू है इंटर पार्टी इलेक्शन का, वो 25 अक्टूबर तक ना सुना जाए और किसी तरह से उसके बाद तक के लिए मुलतवी हो जाए और काजी साहब रिटायर्ड हो जाएँ और ये रिव्यू फिर आने वाले चीफ़ जस्टिस की सरबराही में या फिर कोई नया बेंच जो है वो बने और वो सुने। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपको क्या लगता है, जाने से पहले इसको डिसाइड करके जाएंगे? अगर कल वो कहते हैं कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं सामने उनकी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश हो पेश ना हो ये अब मैटर ही नहीं करता। काजी फ़ाइज़ ईसा 25 को जा रहे हैं। 25 को जाने से कबल उन्होंने जितना भी इस मुल्क के आइन और कानूनी और अदालती निज़ाम में एक गंद पैदा किया है उसको वो इंडोर्स करके जाएंगे ताकि रेमेडी ख़त्म हो जाए, कल को आके उनके फ़ैसले जो हैं वो अंडू ना हों। देखिए, इस मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला बना, कितना बड़ा इशू तो था ना जी। अगर सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान वाला रिव्यू इलेक्शन के फ़ौरी बाद मुकर्रर करके ये ऑब्जर्वेशंस आ जाती है अदालत के फ़ैसले में कि जिस सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया था, अदरवाइज़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेटस बरकरार रखती है अपनी, ये बात तो मखसूस नशिस्तों का मामला ही ना होता। लेकिन आप इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस मामले को मखसूस नशिस्तों तक लाना था, वो उसके खुद बेनिफिशरी थे। ये अब आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं, आप प्री पोल रिगिंग उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार, पोल डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार, मुजरमाना गफलत सहूलत कारी, वो सब किस वजह से थी? वो सब इसी आइनी तरमीम की वजह से थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज ग़ालिबन 10 अक्टूबर है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:30 का वक्त है। मैं एक मरतबा फिर कह दूँ कि ये ख़बर क्या है। ख़बर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये है
कि हर सूरत आइनी तरमीम के लिए एक हार्ड कोर कोशिश जो है वो आखिरी हफ्ते में की जानी है। एक और अटैम्प्ट इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, काजी फैज़ ईसा, उनका स्टेक है इसमें, मगर मुझे ये होती कामयाब नज़र नहीं आ रही। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ये कामयाब ना होने की क्या वजूहात हैं? हम काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं, लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हम क्यों कहते हैं कि यार ये नाकाम होगी, कामयाब नहीं होंगे। अच्छा देखिए, नंबर गेम के अलावा आइनी तरमीम होनी ही नंबर गेम से है। तो अगर वो तरीके इंसाफ के लोगों को ले जाते हैं, मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए टोटल 3 इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास तरीक़ाकार हैं जिसके तहत वो आइनी तरमीम कर सकती है। जब मैं तीनों को ही बड़ा माइन्यूटली देखता हूँ तो मुझे उन तीनों में ही कामयाबी का अंसर जो है वो शामिल नहीं मिलता। ठीक है। पहले नंबर पे ये कि वफाकी हुकूमत जो है वो आइन का आर्टिकल 63 फैसला आ चुका, उसमें लोटा क्रेसी, फ्लोर क्रॉसिंग और ज़मीर फरोशी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी और काजी फैज़ ईसा ने जमहूरियत मजबूत करने के लिए फैसला दे दिया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने 1 दर्जन से ज़ायद MNAs तोड़ने हैं और 6 से 7 सेनेटर्स तोड़ने हैं। जी ऐसे ही है। और अगर ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँच चुका होता तो क्या होता? तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली ख़त लिखते कि हमें मखसूस नशिस्तें दें? नहीं, वो इजलास बुलाते और फ़ौरन वो। अच्छा, इसमें मुझे इसलिए कामयाबी नज़र नहीं आती। दूसरा, स्पीकर ने जो ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन कभी ये मखसूस नशिस्तें, अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट आया है उसमें जो इलेक्शन कमीशन का रूल 94 था उसे कलअदम करा दिया गया। तो एक वाहिद रास्ता तरीका था कि मखसूस नशिस्तें इजाफी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए। फिर खत क्यों लिख रहा है? मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो इलेक्शन कमीशन अब दे नहीं सकता। चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जिस हद तक इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट बिल्डोज करके दे दी जाती आगे गई है वो दे देते हैं। अब सेनेट में नंबर गेम कहाँ से पूरा करेंगे? ठीक है, पहली बात, आपके पास सेनेट में भी नंबर गेम पूरा नहीं होता। तीसरा ये है कि आप मौलाना से मिल के ये आइनी तरमीम करें। देखिए, अगर मौलाना मिल जाते हैं तो वफाकी हुकूमत एक कदम मज़ीद करीब पहुँच जाएगी आइनी तरमीम के। फिर भी आपको सेनेट में तो नंबर गेम पूरा हो जाएगा, फिर भी आपको 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो 63A से आपको ज़मीर फरोशी के तहत लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उनके जो अरकान हैं वो किसी सूरत वोट नहीं देंगे, वो महफूज मकामात पे। इस बात की तस्दीक इसलिए होती है कि 2 लोगों के नाम, आदिल बाज़ई और चौधरी इलियास, इनका नाम लिया जाता था, उनका नाम लिया जाता था कि ये सबसे ज़्यादा बिकेंगे और ये सबसे पहले वोट देंगे। और उन दोनों ने ही ऐसी मुज़ाहमत की कि स्पीकर को रेफरेंस भेजना पड़ा कि इन्हें नाअहल करा दें। तो ये तीनों मनसूबे जो हैं ये मुझे फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं पहले दिन से नंबर गेम की बुनियाद पर मेरा ये मौक़िफ़ है, तज्ज़िया है, मेरा खबर नहीं है। खबर ये है कि आइनी तरमीम होनी है, तज्ज़िया मेरा ये है कि आइनी तरमीम नहीं होनी। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, इन्होंने 239 के आर्टिकल को बिल्डोज करके ये आइनी तरमीम कर भी दी, तो उसके बावजूद भी इनको हालात जो है इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि जो जुडिशरी और वकला की जानिब से कलेक्टिव रिस्पांस आएगा ना, ठीक है, वो आप समझते हैं इतना ताकतवर है वो इतना ताकतवर इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ। वकला के 2 ग्रुप्स हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप माजी का एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करता था। अब उस ग्रुप की जो भाग दौड़ है वो इस वक्त एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के पास है। वो तो आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ऐसे कुछ अर्से से मंजर आम से बिल्कुल गायब है, सपोर्ट कर रहे हैं आइनी तरमीम को। शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, आप ज़रा किसी दिन ये ख़बरें में मंजर आम पे आएंगी कि अरबों रुपए लगे इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट ने बराह रास्त मुदाखलत की, असरअंदाज हुई, और उसके बाद गुज़श्ता साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में शहजाद शौकत साहब जो है वो क्या बने? सदर बने। अब जो आज़मा जहांगीर ग्रुप माजी का होता था, ये वाला ग्रुप जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जहाँ कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता था, अब DHA के साथ मिलकर अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं ये लोग। दूसरी तरफ है हामिद खान का ग्रुप। हामिद खान का ग्रुप इस सारी उससे खिलाफ है आइनी तरमीम के। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जो इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून ग्रुप के, और उन्होंने साथ दिया हामिद खान का, और उन्होंने वो कन्वेंशन के रूह रवां ही वही थे। और तीनों बार्स का कन्वेंशन हुआ, पाकिस्तान बार के वकला हुए। और फिर उसमें एक दूसरी बात कि हमने ये भी देखा कि उस कन्वेंशन के जो नताइज आना शुरू हो गए हैं। कल एक संजीदा अटैम्प्ट थी जो 4 हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर हुई, आज समातें भी हो गई 3 हाई कोर्ट्स में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सोमवार के रोज़ है और सिंध हाई कोर्ट में आज के रोज़ ये दरखास्त दायर होना है। ये दरखास्त कोई किसी वकील ऐसा जिसके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं उसकी जानिब से दायर नहीं की गई, प्रोफेशनल वकला मैदान में आए हैं। अच्छा। और उस दरखास्त में बराह रास्त पार्लियामान को हिदायत देने का नहीं कहा गया। नो डाउट ये तो चलें फॉर्म 47 की पार्लियामान ऐसे हिदायत देना ना देना वो एक अलग डिबेट है।
एक वो पार्लियामान जो हकीकी नुमाइंदा जमात है अवाम की, और अक्कासी होती है वहाँ, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की अक्कासी नहीं होती, अवाम की अक्कासी होती है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि किसी की जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि उस पार्लियामान पर कोई सवाल उठाए या कोई डायरेक्शन दे। ठीक है। इन चारों दरखास्तों में जो अब तक दायर हो चुकी हैं उसमें सिर्फ एक ही वो सेम नौइयत की दरखास्तें हैं, सेम ग्राउंड्स हैं, सेम फैक्ट्स हैं, उस पर सेम ही आप प्रेयर्स ली गई हैं। उसमें यह है कि आप वफाकी हुकूमत को डायरेक्शंस दें, मुसवदा जो है वो पब्लिक किया जाए, मुसवदा पब्लिक करके 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए, 8 हफ्तों का वक्त दे के मजीद उस पर अवाम तजावीज़ दे और उसके बाद आईनी तरमीम हो। उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। 18वीं तरमीम का जिक्र किया गया। 18वीं तरमीम के वक्त एक खसूसी कमेटी बनी थी जिसने 77 इजलास किए थे, 385 घंटे उन इजलासों के होते और 982 तजावीज़ मौसूल हुई थी। और मौलाना कहते हैं कि उन्होंने 9 महीने के अंदर ये आईनी तरमीम 19वीं आईनी तरमीम की थी। मुझे सिर्फ एक बात जवाब दीजिए, जी कल की जो दरख्वास्त है वो इसलिए मैं संजीदा नौयत की कह रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ ना कुछ निकलता नज़र आ रहा है, वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, नहीं जो चारों हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में तो ये दायर की गई है ना, चौथी दरखास्त थी और ये दायर की गई थी कि जी पार्लियामान को रोका जाए। पार्लियामान को रोका तो नहीं जा सकता और अभी एक इकदाम लिया भी नहीं गया उस पर, कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट पहले से जाहिर है कार्रवाई नहीं कर सकते। उसमें कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जो आइन के आर्टिकल 67(1) के तहत बनाए गए हैं। ठीक है। उन रूल्स ऑफ बिजनेस का जो 121वां रूल है उसमें ये दर्ज है, वहाँ पर शैल का लफ्ज़ है, यानी पाबंद है वफाकी हुकूमत अगर वो पार्लियामान में कोई आइनी तरमीमी बिल लाना चाहती या है, आइनी कानूनी तरमीमी बिल वो लाना चाहती है तो वो पहले उसका ड्राफ्ट गजट में शाया करेगी। ठीक है, पब्लिक होगा। आज के रोज़ उसी की एक समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई, तो जो वकील थे हमारे हुकूमत के, उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ड्राफ्ट है ही नहीं, हम कहाँ से सामने ले आए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मौलाना नहीं मानेंगे 25 अक्टूबर से पहले। ये मैं पिछले कोई 1 महीने से चीज़ मैं समझ गया। और मौलाना 25 अक्टूबर से बाद मानेंगे तो भी वो माइनस काजी बातें बहुत सारी ऐसी हो। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे कुछ, अच्छा मैं 25 अक्टूबर की बात करूँ, 25 अक्टूबर को तो काजी साहब वैसे ही चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है वो जो आईनी अदालत का एक कॉन्सेप्ट था उसका सरबराह अपनी मर्जी से लगाने का, तो उसमें उन्होंने अब आईनी बेंच की बातें शुरू कर दी। वन लाइनर में आपको बता, हमारा आखिरी उसी तरफ हम आते हैं। नहीं एक उससे पहले माजरत के साथ, नो प्रॉब्लम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कुछ सिलेक्टिव प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों से मुलाकात की थी और फिर ये भी पैगाम दिया था कि सिलेक्टिव वो लोग ना आए। ये भी ऐसा कि जी वसीम मलिक, वैसे मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने नहीं लिया था, फला ना आए। ठीक है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा था 25 अक्टूबर तक हमारे पास वक्त है, उसके बाद जो शख्सियत सुप्रीम कोर्ट में आएगी वो तरमीम नहीं करवाने देगी, फिर आमने सामने होगा मामला, तो मुश्किल होगी। 25 अक्टूबर से पहले भी नहीं हो सकती। उन्होंने कल पता है क्या कहा है? कल उन्होंने कहा है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम ना ज़रूरी है ना मजबूरी है। अब मुझे आप बताएं अब क्या करें? ये वही बात है जो मैं पिछले 1 महीने से चीख रहा हूँ। तो नाजरीन ये जो, अच्छा मौलाना साहब की बात हम आखिरी टॉपिक करने लगे थे, जो उन्होंने अब मुसवदा रखा है सामने, अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं। 3 रोज़ पहले हमने मौलाना का मुसवदा जो है वो डिस्कस किया। ज़राए ने हमें ये बताया जी कि मौलाना के मुसवदे में ना फौजी अदालतें हैं, मौलाना के मुसवदे में ना आइन के आर्टिकल 199 से छेड़छाड़ है, मौलाना के मुसवदे में ना आइन के आर्टिकल 200 और 201 से मुताल्लिक़ हम क्लियर बताते हैं ना हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र है, ना आइनी अदालत है, ना मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ना उसके बाद एक जजेस की उम्र में कमी या ज़्यादती कुछ भी नहीं। ये चारों चीज़ें ना हों तो हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? आइनी अदालत है। अब देखिए कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उस खबर की आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच है वो एक आईनी अदालत उसे नाम दे देना। अच्छा, अगर आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो आईनी अदालत बन जाती है और वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो हजूर आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कि कोई जो पार्लियामान ने खुद बनाया फिर उसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए, कि आईनी तशरीह का कोई भी मामला होगा 5 रुकनी बेंच सुनेगा, चले उसमें मजीद तरमीम हो सकती है कि 5 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। तो 7 कर दे यार, 9 कर दे, दैट्स इट। यार इस मुल्क में मुझे एक बात बताइए, देखिए इनकी बदनीयती का अंदाजा पता कहाँ से होता है? इस मुल्क में 24 लाख से ज्यादा केसेस है पेंडिंग, ऐसे ही है, और उनमें से 83% है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। क्या वहाँ इस्लाहात लाने की बात की गई? नहीं। 15% है इस मुल्क की हाई कोर्ट्स में, ऐसे ही है। क्या वहाँ इस्लाहात लाने की बात की गई? अच्छा, आईनी केसेस कितने मैं आपको बताता हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। 15% केसेस हैं हाई कोर्ट्स में, 57 सीटें वैकेंट हैं इस वक्त हाई कोर्ट में जो आपने लगानी है। नए जज लगाए आप? नए क्या, जो लगने हैं
मतलब नए अपॉइंट करें हाँ, लोगों को वहाँ पे। 2% केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तादाद है 60,000 और उनमें आइनी मुकदमात अगर मैं उसमें 182-83 है मैं आपको यार। नहीं मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 182-83 आप ठीक कह रहे हैं, उसमें 100 मोटो हैं कुछ, उसमें 200 कर लें, उसमें कुछ ICA हैं, ये बनते हैं, मैंने गिने हैं, ये बनते हैं 300 से 350 के करीब। अच्छा। अब 300 से 350 के करीब बनाकर सुप्रीम कोर्ट दफन करके एक नई अदालत खड़ी करने जा रहे हैं, तो इससे तो आपकी मतलब इससे चाइल्डिश, इससे नॉनसेंस, और नई अदालत का चीफ जस्टिस वो लगाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आईनी अदालत का वज़ीर आज़म लगाएगा। नाज़रीन, बड़ा ही मज़ा का खेज़ किस्म की सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। वसीम मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। और अब हालात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मुश्किल भंवर में भी फंसी हुई नज़र आती है और एहतजाज नया भी ऐलान किया हुआ है। वैसे मैं आपको भी दाद देता हूँ, आप मुझे शुक्रिया आपने अदा किया, आपका बड़ापन है। कैमरा बंद होता है तो आप किसी और तरह मुझे ट्रीट करते हैं। कैसे? आप मुझे जैसे अब आज आप ऑन कैमरा बताएंगे कि मैं आपको कैसे ये शख्स जी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा भाई है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि मैं एक दिन वीडियो ना करूं तो 4 दिन मेरे साथ बोलता नहीं है और फिर ताने भी मुझे देता है। और यहाँ शुक्रिया अदा कर। अब मुझे आप कहीं इधर उधर नज़र आ रहे होते हैं ना, तो मैं इसलिए फिर आपको थोड़ी बहुत जो है वो खैर ये ऑन अ लाइटर नोट चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ अब मुश्किल वक्त उनके ऊपर भी एक तरह से है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को जिस तरह से ट्रैप किया गया, उसके बाद एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई, उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ी। अब आइनी तरमीम की एक और कोशिश ज़रूर की जाएगी और उसको टैकल करने के लिए अब एक और एहतजाज का ऐलान भी किया गया है, मार्च भी हो सकता है। और कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जब बात कराई गई थी इमरान ख़ान से कि एहतजाज जो है वो ख़त्म किया जाए, तो इमरान ख़ान ने मना कर दिया था, जिसके बाद अली अमीन ने अपने सर पर मामला लेते हुए कुछ कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन इमरान ख़ान उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे, जिसके बाद फिर इमरान ख़ान के ऊपर 10 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी कि चलो जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो पाबंदी लगा दो, ना मीडिया से बात करें, ना साफ़ियों से, ना केस, ना वकील, तो ये मामला जो है वो दब जाएगा। और उसके बाद फिर अब देखते हैं कि अब आगे क्या हालात होंगे। अगला एहतजाज, उसमें अवाम शामिल होगी, किस हद तक शामिल होगी, कितना पुरज़ोर एहतजाज हो सकता है। और एक और अटैम्प्ट, वो जो कहते हैं ना कि आखिरी झटके, आखिरी फड़फड़ाहट, उसके साए तले दोबारा कोशिश जो है वो ज़रूर की जाएगी। तो जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।